नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एनटीए नेट के जो पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं, उन्हीं कविताओं में निराला की एक जूही की कली संकलित है और उसी जूही की कली का समीक्षा और सार हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से निराला के लेखन का प्रारंभिकरण होता है। जूही की कली जो एक उपेक्षित काव्य बन जाता है और उसमें नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। जी हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे हैं 1903 से और 1920 ईस्वी तक वह इस पत्रिका का संपादन करते हैं। और सरस्वती पत्रिका में संपादन के लिए ही निराला जी बड़े चाव से अपनी कविता लिखते हैं और उसी युवावस्था में एक ऐश्वर्य भावनाओं के साथ, जो कि कविता के मूल तत्व के रूप में आते हैं, उन्हीं ऐश्वर्य भावनाओं के साथ, प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ वह उस पत्रिका में प्रकाशन के लिए जूही की कली को लेकर के जाते हैं। 1916 निराला का जन्म हुआ 1897 में, या कहीं कहीं आपको 1899 में मिल सकता है। 1897 में जन्म हुआ, 1916 में यह कविता लिखी। पहली ही कविता, यानी जो युवावस्था है, जो कैशोर्य है, उनके अंदर वह व्याप्त है और उसी कैशोर्य भावना से ओतप्रोत कविता जो मानसलवादी विचारधारा से है, जिसको अश्लील कहकर संबोधित करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और सरस्वती में पत्रिका में छापने से उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी मानसलवादी विचारधारा हमारी सरस्वती पत्रिका का अंग नहीं बन सकती, हमारी सरस्वती पत्रिका में इसको छापा नहीं जा सकता। और इसी के बाद में जब यह विचारधारा उनकी कविता के अंतर्गत पहली है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो यह अभिव्यक्तिकरण सरस्वती में छापने से मना कर देना है, 1936 में उनकी लिखी निराला की शक्ति पूजा, इसी का परिणाम है, इसी का परिणाम है कि वह इसके लिए प्रेरित होते हैं। 1936 में बहुत ही संस्कृतनिष्ठ और एक महाकाव्यात्मक परंपरा राम की भक्ति को आधुनिक काल से संबंधित करते हुए वह लिखते हैं निराला की शक्ति पूजा। तो काव्य यात्रा जो निराला की है 1916 से प्रारंभ हो जाती है। मैंने आपको जो कई सारे वीडियोस हैं प्रोवाइड किए, जिसमें कुकुरमुत्ता, जो अलसाया हुआ, यानी जागो फिर एक बार जैसी कविता भी हमने आपको बताई। एक तो निराला जी की हम जो पढ़ रहे हैं जूही की कली, उसकी भाषा देखेंगे, उसका शिल्प देखेंगे, उसके भाव देखेंगे। उसके बाद में फिर कुकुरमुत्ता की भाषा भाव वह देखेंगे। प्रगतिवादी विचारधारा से उनकी अभिभूत जो कविता है भिक्षुक, एक तो और जो उनकी एक भिक्षुक कविता है, इसके बाद पत्थर तोड़ती कविता है, कई सारी कविताएं हैं। सभी में उनके सभी प्रकार के समावेश मिलते हैं, सभी प्रकार की भाषाएं, सभी प्रकार के भाव, सब कुछ उनके साहित्य के अंतर्गत मिलता है। जितनी भी रचनाएं हैं, मैं प्रशंसा करता हूं एनटीए नेट के सिलेबस डिजाइन करने वाले लोगों की, जिन्होंने इसमें जो कविताएं रखी उन कविताओं का ही चयन किया जिनसे निराला के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ज्ञान हो सकता है, आह्वान हो सकता है। और ऐसी ही सभी सबसे पहली कविता जिसमें नाम आता है जूही की कली का, एक ऐसी कविता जिसकी समीक्षा हम करेंगे, जिसका सार आप तक पहुंचाएंगे कविता के बिंदुओं के माध्यम से, कविता के उप विषयों के माध्यम से। जिस प्रकार हम आप तक इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो इसमें कथन, कविताएं, निबंध हैं, उनको आप तक पहुंचाते हैं। जिसमें ये बिंदु है जो उप विषय के रूप में है, कविता को समग्र सार के रूप में हम यहाँ पे उप विषय में बिंदुओं के माध्यम से परिभाषित करते हैं। और कविता के कुछ कथन हैं जो आपको यहाँ इस तरफ मिल रहे हैं, जिसमें कविता के जो कुछ कथन यानी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, जिनके माध्यम से हम आपको उसके भाव, शिल्प और भाषा से परिचय कराएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे जूही की कली के बारे में। सामान्य बातें हमने आप तक पहुंचा दी, विशिष्ट बातों के लिए अब व्याख्यान देते हैं। जो निराला की कविता जूही की कली है, इसमें अगर हम एक बहुत संक्षिप्त तरीके से हम आपको बता दें, एक विरहिणी नायिका है जिसका पति, जिसका परमेश्वर, जिसका नायक दूर प्रदेश में है और उसी की याद में, उसी की बिछड़न में वह शोकमग्न है। और उसी के बाद में जब वह उसको भी उसी प्रकार की याद आती है, उसके पति को, उसके नायक को, तो वह भी वहां से चला आता है और उनका दोनों का प्रेम मिलन हो जाता है, प्रेमालिंगन हो जाता है। तो कथा शिल्प बहुत छोटा है और इसमें लेकिन भावों का जो समावेश है वो बहुत ही विशिष्ट है। और ऐसी कविता के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं पहली पंक्ति से। ओ विजन वल्लरी सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न। इस प्रकार के संबोधनों से वह उनकी रचनाएं हैं। देखिए, शब्द का शब्द के प्रति जो जुड़ाव है, जो शिल्प है, वो बहुत ही विशिष्ट है। इसको हम अगर कहें तो आर्ट ऑफ रीडिंग कह सकते हैं। जी हाँ, आर्ट ऑफ रीडिंग आगे चल करके उन्होंने कहा, आर्ट ऑफ रीडिंग। या जो अगर हम मुक्त छंद की कविता को पढ़ते हैं तो मुक्त की छंद की कविता को पढ़ने के लिए उन्होंने बताया
कि मुक्तक छंद को पढ़ने का एक स्टाइल होता है। जी हाँ, एक तरीका होता है और उसी स्टाइल के माध्यम से जब हम कविता को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो यह एक स्टाइल जो है यही उस मुक्त छंद को पढ़ने के लिए कार्य में आती है। जी हाँ, इसी स्टाइल के बारे में बताया, आर्ट ऑफ रीडिंग के बारे में बताया, जो कि मुक्त छंद का स्थायीकरण था। जी हाँ, जो कविता को उपेक्षा की गई वह दो बातों से की गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से इस कार्यभार को संभाले हुए थे, कविता का संस्कार परिष्कार कर रहे थे। मैथिली शरण जैसे, गुप्त जैसे उनके एक शिष्य थे जिन्होंने भी इसी प्रकार की कविताओं को लिखा। सहज भाषा, सामान्य भाषा, राष्ट्रीय चेतना, जो संस्कार थे वह संस्कार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अंदर भरे हुए थे और वह अपने संस्कारों के प्रति निष्ठुर थे, कठोर थे और इसी के लिए वह इसको स्वीकार्यता नहीं प्रदान करते। दो प्रकार से, पहली तो भाषा, दूसरी उसकी जो भाव है। भाषा, शिल्प और भाव। जी हाँ, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं शिल्प। जो निराला जी की यह कविता है यह आर्ट ऑफ रीडिंग से संबंधित है, मुक्त छंद से संबंधित है। जो कविता का जो पाठन किया जा सकता है वह छंदबद्ध योजना, वह भाषा, वह शिल्प, इन सभी प्रकार से वह एक नए युग का उद्बोधन कर रही थी, एक नवीनता का संचार कर रही थी। आप जब भी वर्षों पुरानी परंपरा का खंडन करेंगे तो आप पर आक्षेप लगना संभव है, आप पर आक्षेप अवश्य लगेंगे। और यही कार्य हुआ जूही की कली के साथ। उसके शिल्प के आधार पर उसको नकार दिया गया और उसके भाव का जो आकार था, भाव का जो आधार था, वह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पसंद नहीं आया और भाव और शिल्प दोनों को ही धारण न करके उन्होंने सरस्वती पत्रिका में छापने से जूही की कली को अस्वीकार कर दिया। जी हाँ, 1916 की कविता है। अपरा नामक उनके काव्य संग्रह में यह जो कविता है वह लगी हुई है। अपरा में मैंने आपको बताया जागो फिर एक बार भी कविता है। इसके अतिरिक्त उसी के अंदर बादल राग भी कविता है। कई सारी कविताएं अपरा के अंतर्गत संकलित हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि शिल्प और भाव। जी हाँ, कविता की उपेक्षा कविता नए युग का जो बोध कर रही थी, शिल्प और भाव दोनों के माध्यम से कर रही थी। बहुत सारे विद्वान हमारे पूर्वज वह कहते हैं कि यह जो निद्रालस है, यह निद्रालस, पहले थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं फिर आपको सार बताएंगे। इस निद्रालस को आगे चल करके वह कहते हैं यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो युवकों की चेतना है, जो युवाओं की चेतना है, जो जन सामान्य की चेतना है, इस निद्रालस से वह कहते हैं कि कविता स्थूल रूप से तो वह काम भावना, यौवन का प्रसार बता रही है, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो वह कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की चेतना का उद्बोधन कर रही है। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखें तो ऐसे आध्यात्मिक चश्मे हमें कम से कम प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि कविता जो सामान्य शब्द और सामान्य भावों से कह रही है, छायावाद की एक विचारधारा है, रहस्यमयी विचारधारा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो वही छायावाद की चौहद्दी में उसको रख करके ऐसा कहा जाता है कि यह कविता स्वतंत्रता का उद्बोधन भी था, रहस्यमयी विचारधारा से अभिभूत थी और रहस्यात्मक तरीके से स्वतंत्रता का उद्बोधन कर रही थी, देश प्रेम की गाथा। यानी निद्रालस में जो लीन हमारे युवा वर्ग थे उनको संबोधित करने का प्रयास कर रही थी। पर मैं अगर अपने व्यक्तिगत अगर विचारधारा को बतलाऊं तो कविता जो है प्रेम की है, श्रृंगार की है, मिलन की है और यहाँ पे जो वियोग है, विरह है, उन सभी के बाद में होने वाले मिलन की है। तो यह मिलन की कविता है, इसको इसी प्रकार से स्वीकार किया जाए ना। जो छायावाद की कविता है स्वतंत्रता 1916, मैंने आपको बताया जागो फिर एक बार, जब उस पे हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि वह भी कविता उनके युवा वर्ग में लिखी हुई है, जो कि पौरुष से पली बड़ी है, पौरुष से फूल रही है। और यह जो कविता है यह उनके जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें वह अपने जो तरुण स्वभाव है, जो अपना कैशोर्य है, उस कविता के अंतर्गत वह अपना कैशोर्य ज्ञापित कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उम्र के आधार पर अपने मनोभावों का अभिव्यक्तिकरण कर रहा है, यह कविता हमें उसी प्रकार का विचारधारा, उसी प्रकार के भाव से जुड़ाव रखने के लिए कह रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम यहाँ पे इसका विश्लेषण। विजन वनवल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, एक ऐसी नायिका के बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है, जूही की कली के बारे में, जो विजन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह मग्न स्वप्न, जो अपने नायक की याद में, अपने नायक के जो प्रेमा मिलन है, उस प्रेमा मिलन की याद कर रही है और वही यहाँ पे इसको बतलाया गया है। अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली, और वह कौन है, परिचय यहाँ पे होता है। अमल कोमल तनु तरुणी
जूही की कली, अमल कोमल यानी कोमलांगनाओं से अभिभूत, कोमल अंगों से पली बड़ी, तनु तरुणी, जो यह उसका तन है वह बहुत ही कोमल है, और ऐसी ही तरुणी, ऐसी ही नायिका जिसका नाम है जूही की कली। जी हाँ, दो पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पे बतलाया जाता है कि विजन मन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आधार समझ में आ जाता है कि वह कौन है, वह नायिका जिसका नाम है जूही की कली। इसके माध्यम से हमने यहाँ पे दो बिंदुओं पे चर्चा कर ली जिनको उपविषय के रूप में हमने रखा है, स्नेह स्वप्न मग्न नायिका, जूही की कली की कमनीयता। इन दोनों के ही बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली। विजन मन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न। यहाँ पे स्नेह के स्वप्न में मग्न एक नायिका का जो चर्चा जो किया हमने, नायिका के विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद में जूही की कली की जो तरुणीयता है, जो कमनीयता है, जो कामुकता है, यौवन का छलकाव हो रहा है, उन सभी के बारे में यहाँ पे ज्ञापन किया गया। विरह विधुर पिरा संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। अब यहाँ पे एक पवन है, देखिए यहाँ पे जो दूसरा पात्र है, एक तो जूही की कली और दूसरा पात्र पवन। इन दो पात्रों में एक नायक एक नायिका के रूप में है। यहाँ पे पहला जो स्त्री पात्र है वो जूही की कली है, और पुरुष पात्र के रूप में यहाँ पे पवन है, जो किसी दूर देश में था मलयानिल। प्रिया विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। ये एक एक शब्द के अंतर्गत बहुत ही अर्थ का समावेश है, बहुत बड़े अर्थ का, सागर भर का अर्थ समाहित किए हुए है। विरह, जो विरही नायिका है, और जो विधुर यानी जो जिसके पास उसकी स्त्री नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, तो विधुर यानी पुरुष के लिए सामासिक शब्दावली का प्रिया संग छोड़, प्रिया का साथ छोड़ करके किसी दूर देश में था, जिसका नाम है पवन। इसके बाद में फिर से आई बिछुड़न से मिलन की मधुर बात। अब देखिए ये इस पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति के उदाहरण लेकर के इसका व्याख्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझ लें कि जो विरह है, यह बिछुड़न है, यह एक जागृत प्रेम की गति का अर्थबोध कराता है। जी हाँ, एक पंक्ति जो रामनरेश त्रिपाठी में थोड़ा सा ध्यान नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त में से किसी एक की पंक्ति है, जिसमें कहा गया कि विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है, मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। यह जो विरह है उसी को जीवन बताया गया कि आई याद बिछुड़न से मिलन की मधुर बात। जो बिछुड़न है उसी से मिलन की मधुर बात आती है। जब प्रेमी और प्रेम जब आपस में जब संलिग्न होते हैं, साथ होते हैं, तो वहां पे विरह नहीं होती, और जहां विरह होती है वहां प्रेम की जागृत गति का बोध होता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया कि आई याद बिछुड़न से मिलन की मधुर याद। अब उसके बाद में फिर से देखते हैं, यहाँ पे तीन जो कथन है, विरह की जो मधुर व्यथा है, विरह विधुर की जो व्यथा है, जहाँ पे एक नायिका है वह भी अपने विरह में अभिभूत है, विरह में वह दुखी है, और उसके बाद में जो नायक है वह भी किसी दूर देश में है, उसको भी अपनी प्रिया, अपनी प्रिय, अपनी नायिका की याद आ रही है। इसके बाद में फिर से देखते हैं, उपवन सरित गहन गिरि कानन कुंजलता कुंजों को पार कर। अब देखिए बहुत लंबी मीलों दूर की यात्रा जो प्रिया से मिलन के लिए है, एक मीलों दूर लंबी यात्रा करके वह आता है। पवन का प्रेम जागरण, जैसे ही पवन का प्रेम जागरण होता है, वह अपने प्रिया से मिलन के लिए वह तड़प उठता है, और वह दौड़ करके वहां से देखिए मीलों दूर लंबी यात्रा करके आता है। उपवन सरित गहन गिरि कानन, यानी बहुत दूर से वृक्षों, जंगलों और उपवनों को पार करता हुआ वह धड़धड़ाता हुआ आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा बिंब यहाँ पे चित्रित किया गया है, और इसी के माध्यम से कहता है कि कुंजलता कुंजों को पार कर, ऐसे कुंजलता कुंजों को पार कर, बड़े बड़े द्वीपों को, जंगलों को, उपवनों को पार करते हुए वह तेजी से गतिमान होकर के वहां से आ रहा है। नायक ने चूमे कपूर, यानी उपस्थित हो जाता है नायक आ जाता है अपने प्रिया के समक्ष, वहां पे जो कि निद्रा लस में खोई हुई है। यह जो पवन का प्रेम जागरण है, यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ से हम थोड़ी सी दो पृष्ठभूमियां लेकर के चलेंगे, जो हम यहाँ पे जो आक्षेपक हैं, जो कई सारे लोग हमारे जो बड़े हैं वो इस पर आक्षेप लगाते हैं। यह जो निद्रा लस है इसको दो तरह से संबोधित करते हैं। एक तो निद्रा लस जो प्रेम में, जो विरह के बाद में जो निद्रालस है, जो खो जाना है, मन का
विक्षिप्त हो जाना है, तरह तरह के ख्याल आना, तो ऐसी स्थिति को निद्रालस कहा गया। दूसरा, इसको सीधे सीधे स्वतंत्रता से संबोधित करते हैं, स्वतंत्रता से संबोधित करते हैं और कहते हैं स्वतंत्रता किस प्रकार की, यानी जो स्वतंत्रता में खोए हुए हैं, जो हमारे युवा वर्ग जो निद्रालस में खोए हुए हैं, वह ठीक उसी तरुणी के समान है जो ऊर्जा से भरपूर है, ऊर्जा से भरी हुई है, परंतु उनको आवश्यकता है किसकी, उनको जगाने वाले की। चलिए फिर से हम वापस आते हैं कविता में कि नायिका के द्वारा जो उपेक्षा होती है वह क्योंकि निद्रालस में खोई हुई है, नायक ने चूमे कपोल, जैसे ही वह उपस्थित होता है जूही की कली के पास में अपनी नायिका के समक्ष, तो कहता है कि नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। जैसे ही वह निद्रारस में खोई हुई है, वह तो सुप्त अवस्था में है, लेकिन जैसे ही नायक आता है वह पवन, वह उसके कपोल, उसके गालों को चूमता है, और डोल उठी वल्लरी, जैसे ही वह यह चुंबन ज्ञापित करता है, वैसे ही वह जैसे हिंडोल की, जैसे लड़ी, जैसे हिंडोल की खिलखिला उठती है, उसी प्रकार से वह खिलखिला उठती है। लेकिन अभी वह सुप्त है, अभी उसको यह आभास नहीं होता कि उसका प्रियवर आ चुका है। और उसके बाद में उसी निद्रालस की यहाँ पे चर्चा करते हैं, जो अपने आप में विशिष्ट है और यहाँ पे दो प्रकार के प्रसंगों का बोध कराता है। जैसा कि मैंने कहा, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंद रही, एक देखिए कितना सुंदर चित्र है यहाँ पे, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे एक नायिका अपने निद्रालस में खोई हुई है, और निद्रा का आलस कैसा, क्योंकि वह अपने प्रिय से विधुर, अपने प्रिय से विरह में तड़प रही है, और वह थक चुकी है, वह शांत अवस्था में बस और बस उसी का आह्वान कर रही है, उसी के बारे में सोच रही है। तो इसी के बाद में वह कहते हैं कि निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंद रही, अपने नेत्रों को मूंद रही है, एक बच्चे की तरह जो निद्रा के समय, सुबह सुबह जब निद्रा के समय में वह इधर से उधर घूमता रहता है, करवटें बदलता है, उसी स्थिति का, उसी बिंब का यहाँ पे चित्रण किया गया है। और नायिका का उदाहरण लिया गया है कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, अब यौवन रूपी मदिरा को पिए हुए है वह, यानी उसकी जो शोभा है, उसकी जो आभा है, उसकी आभा की अभिव्यक्ति उसके माध्यम से की जा रही है। यानी बहुत उच्च कोटि की कविता है, बहुत सुप्त तरह का प्रेम है, और मर्यादित प्रेम जो छायावाद की विचारधारा है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, ऐसे ही मर्यादित प्रेम का इस कविता के अंतर्गत वर्णन किया गया कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, उसके रूप का व्याख्यान वह नायक उसके समक्ष खड़े होकर के कहता है, और उसकी यह जो विचारधारा है वह बतलाता है। सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, और जैसे ही यह वह देखता है, क्योंकि वह बहुत दूर से एक लंबी यात्रा करके वहां उपस्थित होता है, एक लंबी यात्रा के बाद जब आता है और वह नायिका को सोता हुआ पाता है, उसके आने के बाद भी नायिका को कोई चेतना नहीं होती, नायिका को कोई आभास नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वह निष्ठुर हो जाता है, और वह निष्ठुरता के साथ साथ अपना प्रेम, जो निष्ठुरता के साथ साथ है, वह थोड़ी निर्दयता भी दिखाता है। यही निष्ठुरता और निर्दयता, जी हाँ, यहाँ पे भी दिखाया गया है। बहुत उच्च कोटि की कविता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वह निष्ठुर हो जाता है, वह नाराज हो जाता है और निर्दयता दिखाता है। और पवन किस प्रकार से प्रेम भरी निर्दयता दिखाता है, देखिए दोनों का ही वर्णन है। सुंदर सुकुमार देह साड़ी झकझोर डाली, जैसे मसल दिए गोरे कपोल। देखिए ये बहुत अच्छा बिंब है कविता के, उच्च कोटि के बिंब का यहाँ पे दोबारा से चित्रण किया गया है। सुंदर सुकुमार देह साड़ी झकझोर डाली, पवन ने क्या किया, एक निर्दयता से, निष्ठुरता से उसकी, और प्रेम भरी निष्ठुरता से उसने उसकी सारी देह झकझोर डाली, और उसके गोरे कपोल जो हैं, जो गोरे गाल हैं, उन गालों को झंझोर डाला। तो इस प्रकार से मसल दिए गोरे कपोल, जैसे ही यह बिंब होता है, यह स्थिति आती है, इस स्थिति के तुरंत बाद जो नायिका है वह अपनी सुप्त, अपने निद्रालस से जाग उठती है और देखती है कि उसका जो प्रिय है, हेर प्यारे को सेज पास, हेर यानी हेरना, बहुत अच्छा जो अंचल का शब्द है, ग्रामीण अंचल का हेरना, उसने उसको स्थित पाया, अपने नायक को, अपने पवन को, उस अपनी सेज के पास, जिस सेज पर वह लेटी हुई है निद्रालस में, उसी सेज के पास से उसको पाती है। नम्र मुखी हंसी खिली, यह नम्रता की जो मुखी, नम्रता के मुख पर जब हंसी खिलती है, और एक बहुत लंबी विरह के बाद की जो स्थिति होती है, उस स्थिति का यहाँ पे अभिप्राय बताया गया है। नम्र मुखी हंसी खिली, ऐसी स्थिति के बाद में खेले संग प्यारे खेल। जी हाँ, अब इसके बाद में यहीं पे नायक की निठुराई बताई गई, और उसके बाद में पुनः प्रेमालिंगन हो जाता है। यह दोनों ही सत्य से जब
परिभाषित होते हैं। दोनों लोगों को जब समझ में आता है, जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ उपस्थित होते हैं तो दोनों की निष्ठुरता समाप्त हो जाती है। एक की निर्दयता, एक की निष्ठुरता और दूसरे का निद्रालस, दोनों समाप्त हो जाते हैं और प्रेमालिंगन हो जाता है। तो इस प्रकार से कविता संपूर्ण रूप से अपने आप में एक विशिष्ट शिल्प को बोधित कर रही है, एक विशिष्ट अर्थ गंभीरता को बोधित कर रही है। और यहाँ पे यह प्रेम की कविता, इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम की कविता, श्रृंगार की कविता ही कहा जाए तो कविता के साथ न्याय होगा। और यही न्याय जो है यह कविता के लिए मैंने यहाँ पे करने का प्रयास किया। 1916 की यह सर्वश्रेष्ठ कविता जो आर्ट ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने के एक तरीके का उद्बोधन करती है। इस प्रकार से मैंने पढ़ा, 2-3-4 पंक्तियां मैंने पढ़ी। मैंने बताया कि आर्ट ऑफ रीडिंग क्या होता है। रीडिंग का जो आर्ट है यानी मुक्त छंद की कविता को पढ़ना भी एक कला है और इसी कला का उद्बोधन इस कविता के माध्यम से वह करते हैं। और यह जो मुक्त छंद का जो जिसके जनक वह जाने जाते हैं, इसी मुक्त छंद के लिए सबसे पहला हस्ताक्षर वह जूही की कली के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता के संपूर्ण जो बिंदु है मैंने उकेड़ दिए। जिस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों की भी हम आगे चल करके अपनी एक लाइव क्लास के अंतर्गत जो कि 5 बजे होती है, उस लाइव क्लास में हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी इसके प्रश्नों को उकेरेंगे। इसके माध्यम से जो कहे गए कथन है विचारकों के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से समीक्षा और सार के माध्यम से जान सकते हैं पूरी की पूरी जो 5वीं इकाई है, उस 5वीं इकाई के एक एक बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। कृपया आप सभी से निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद।